जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्ययन प्रहरी पर स्वागत है। अपने इस चैनल पर हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ, यूपीएसआई, लेखपाल, कांस्टेबल इत्यादि एग्ज़ामों में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर चाहे वो पॉलिटी के विषय के हों, हिस्ट्री के, जियोग्राफी, साइंस या अन्य विषयों के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों की उत्तरों की हम लोग एक श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, जो शॉर्ट नोट के माध्यम से आप सभी के सामने प्रोवाइड करा रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो टेस्ट सीरीज अपनी दी जाती है, उन टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स साथ साथ अन्य रिसोर्सों से और उसे अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप सभी को इसका परीक्षाओं में बहुत फ़ायदा मिलेगा। 4 लेक्चर हमारे आ चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं हम अपने 5वें लेक्चर की तरफ। पहला टॉपिक हमने लिया है इसमें अनुच्छेद 20 व 21। ये ऐसे अनुच्छेद हैं 20 और 21 जो आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित नहीं होते हैं। जैसे मौलिक अधिकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 ये दो ऐसे मुख्य अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान भी चलायमान रहते हैं और मानव की जो हितों की रक्षा करने का दायित्व निभाते हैं। यह अनुच्छेद आपातकाल के दौरान एवं समय समाप्त नहीं होते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इसको कब कैसे किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस बात की सुनिश्चित पुष्टि की गई कि अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होंगे आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें बहुत सी बातें इंटरनल है, जैसे कि इसकी 3 तरह की महत्वपूर्ण सुरक्षाएं प्रदान करता है ये आर्टिकल। किसी को भी ऐसे कार्य के लिए सज़ा नहीं मिलेगी जो उस समय अपराध नहीं था। मान के चलिए कि आज 2025 चल रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा 2020 में ऐसा कृत्य किया गया है जो आज के समय में वो अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरी सुरक्षा थी, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, ऐसा होता भी है। तीसरा, किसी भी आरोपी को खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 इसको सुनिश्चित करता है कि क्यों इतना इम्पोर्टेंस है ये मौलिक अधिकारों में ये आर्टिकल, जो 3 प्रकार की सुरक्षाएं देता है। अगला है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब इस आर्टिकल्स में आप देखेंगे 7 तरीके का ये सुरक्षा मुहैया कराती है। जैसे निजता का अधिकार, निजता का अधिकार जो है वो भी इसी का उपखंड है। शिक्षा का अधिकार, जो 21A में इंक्लूड कर दिया गया। इसी के साथ विदेश यात्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, डॉक्टरों की सहायता का अधिकार। इसलिए यह आर्टिकल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है मानव के हितों की रक्षा करने के लिए, जिसे आपातकाल के दौरान भी लागू करना राज्य की आवश्यकता और राज्य की जिम्मेदारी रहेगी। अगला है अवशिष्ट शक्तियाँ। हम लोग अवशिष्ट शक्तियों को ज़्यादा देखते हैं एग्ज़ाम में। हमने ऐसे मतलब आप देखेंगे इसको, लेक्चर को सुनेंगे, नोट्स को जब रिवाइज करेंगे तो पाएंगे कि हमने ऐसे प्रश्नों को जो टेस्ट सीरीज़ ने तो लिया ही है, हमने उसमें और गुणवत्ता जोड़ी है, जिससे वो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसी में है अवशिष्ट शक्तियाँ। ये शक्तियाँ संविधान की संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है।
अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। ये शक्तियां आमतौर पर संसद यानी केंद्र सरकार को दी जाती है ताकि वह ऐसे नए विषयों पर कानून बना सके, ध्यान दीजिएगा, नए विषयों पर कानून बना सके जो संविधान बनाते समय मौजूद नहीं थे, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी या साइबर सुरक्षा या अन्य ऐसे एक्ट जो समय की मांग के हिसाब से बनाए जाते हैं। ये अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से निर्मित की जाते हैं। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में भी इसका उल्लेख है। ये शक्तियां संसद के पास होती हैं। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से प्रेरित है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में विभिन्न देशों के बहुमूल्य चीज़ों को समाहित किया गया था, जिससे हमारा संविधान एक बृहत संविधान, एक वैभव संविधान बनकर खड़ा हुआ। आगे देखेंगे, कुछ अनुच्छेद हैं और क्या उपबंध करते हैं वो। प्रशासनिक संबंध, ये 256 से लेकर 263 के मध्य इनका उल्लेख किया गया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, जैसे कावेरी नदी जल विवाद, नर्मदा नदी जल विवाद, ये आप देखेंगे अनुच्छेद 262 में। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 263 में। राज्य कार्यपालिका पर संसद की शक्ति जो होती है, अनुच्छेद 256 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। लगभग में हर बार आपको पीसीएस या आरओ के प्री एग्जाम में वित्तीय संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जिसमें आर्टिकल 280 का उल्लेख रहता है। वित्त आयोग 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। राज्यों के पास वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर कर लगाने का विशेष अधिकार नहीं है। राज्यों को अनुदान सहायता वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित की जाती हैं और संसद द्वारा तय किए जाते हैं। वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए सलाहकारी होते हैं। ध्यान देंगे, सलाहकारी होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। आगे अनुच्छेद 263, अगला टॉपिक है अनुच्छेद 263। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, आप इसको परीक्षाओं में ज़्यादा देखेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान करता है। कौन? अनुच्छेद 263। यदि राष्ट्रपति को लगे कि सार्वजनिक हित पर ऐसी परिषद आवश्यक है तो एक आदेश द्वारा इसकी स्थापना कर सकते हैं। अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता सदैव प्रधानमंत्री करते हैं। अगला है संसद किस परिस्थिति में राज्य सूची के मामलों पर कानून बना सकती है। ये आप देखेंगे, इसका आपातकाल के दौरान ज़्यादा प्रयोग करते हैं। संसद किस परिस्थिति में राज्य सूची पर कानून बना सकती है? जब राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत प्रस्ताव पारित करती है, उस दौरान संसद राज्य सूची पर कानून बनाती है। अनुच्छेद 352 यानी आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। जब कोई राज्य अनुच्छेद 252 के तहत अनुरोध करे संसद में केंद्र से कि हमारे विषयों पर आप कानून बनाइए, उस दशा में संसद अनुच्छेद 252 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 356, जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में, उस दौरान उस राज्य के लिए यदि किसी कानून की आवश्यकता होती है तो संसद उस परिस्थिति में कानून बना सकती है। आगे बढ़ेंगे, कुछ निकाय हैं।
निकाय और अनुच्छेद कैग के बारे में जानते हैं। 148 लगभग में कोई एग्जाम नहीं बचेगा आयोग द्वारा जिसमें कैग के बारे में अनुच्छेद 148 का जिक्र न किया जाए। वित्त आयोग सेम उसी तरह से इम्पोर्टेंट है जैसे कैग का अनुच्छेद 148। यूपीएससी 315, चुनाव आयोग 324 से लेकर जानते हैं 329। निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या हैं? कई बार हम लोग इस बात में थोड़ा सा भ्रम में रहते हैं कि निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव नहीं कराता है, कौन कौन से चुनाव कराता है। जैसे यह संसद और राज्य विधानसभा यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव आयोजित करता है। इसके साथ और कौन से करता है? और कोई नहीं करता है। बाकी जो राज्यों के चुनाव होते हैं जैसे नगर पालिका हो गए, पंचायतों के चुनाव होते हैं, वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है उसके लिए। यह आदर्श आचार संहिता जारी करता है। यह 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह दे सकता है। यानी 10वीं अनुसूची के तहत किसी जो सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, उनकी अयोग्यता पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह दे सकता है निर्वाचन आयोग। यह राष्ट्रीय और राज्य दलों की मान्यता निर्धारित करता है। आगे देखेंगे यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और हटाने का प्रावधान। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और हटाने का प्रावधान। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी के अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच के बाद दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी हटाने का जो प्रावधान है मिडिल समय में, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर जांच की जाती है और उन पर दुर्व्यवहार के आधार पर उनके आरोप सिद्ध होते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरे होंगे। यूपीएससी की सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, बल्कि वो सलाह दे सकते हैं। बाध्य है सरकार की नहीं है, वो सरकार का विषय रहता है। आयोग प्रत्येक वर्ष किए गए कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं जो संसद के समक्ष रखे जाते हैं। अगला है टॉपिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आज जानते हैं 10 दिसंबर है, संयोग से आज राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है। आइए जानेंगे इसके बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। इसका गठन 1993 में हुआ। यह एक सलाहकारी निकाय है और दंडित करने या सीधे राहत देने का अधिकार नहीं है इसे, बल्कि ये सलाहकारी है, सलाह दे सकती है। यदि किसी व्यक्ति का किसी राज्य द्वारा उसके हितों का, उसके मानवाधिकारों का दोहन हो रहा है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसमें पहल करता है, इसमें हस्तक्षेप करता है और राज्य को ऐसा न करने का एक सलाह दे सकता है। आगे केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, इसे संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था 1964 में। याद रखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का जो गठन हुआ है वो के संथानम समिति के आधार पर 1964 में किया गया है। 2003 में संसद द्वारा पारित अधिनियम से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया है। यह संवैधानिक दर्जा नहीं है क्योंकि संविधान में इसका वर्णन नहीं था और इसलिए वैधानिक दर्जा मिला इसको 2003 में। तो ध्यान देंगे 2003 में सिर्फ वैधानिक दर्जा मिला और 1964 में संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग या अर्थात सीवीसी का गठन किया गया। इसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति की सिफारिश में नियुक्ति की जाती है। किसकी?
केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की। वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। आगे, केंद्रीय सूचना आयोग, इसमें 1 आयुक्त व 10 अन्य आयुक्त होते हैं। इसके निर्णय कानून में बाध्यकारी और लागू करने योग्य होते हैं। यह भारत सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है जो 12 अक्टूबर 2005 में हुआ। इसका कार्यकाल 65 वर्ष अधिकतम रहता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, हमने इस आज के लेक्चर में आयोगों के बारे में ज़्यादा तवज्जो दिया है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, और जितने भी दिए गए हैं आपको इससे अलग प्रश्न नहीं जाएंगे, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि इससे बाहर के टॉपिक्स इसमें जो रखे गए हैं वो फुलफिल करेंगे एग्जाम पैटर्न को। केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग है जो आधी आबादी के अधिकारों की बात करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अनुच्छेद 243D के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह व्यक्तियों को बुला सकता है, कानूनी सुधारों की सिफारिश कर सकता है। यह जेलों और रिमांड होम का निरीक्षण कर सकता है। इसकी स्थापना 1992 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आपने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा होगा कौन है? विजया राहटकर जी। 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य संभवतः होते हैं। 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक और इम्पोर्टेंट आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक आर्थिक विकास की जांच कर सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 338 में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट या शेड्यूल कास्ट आयोग वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा 2004 में मिली। 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष व 3 सदस्य, 1, 1, 3। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग में विभाजन किया गया और ST आयोग का नींव पड़ा। अर्थात ये तो संवैधानिक दर्जा था 338, लेकिन 2004 में इसमें इसका एक पार्ट और जोड़ा गया जो अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जुड़ा और इसका उल्लेख अनुच्छेद 338A में किया गया। कुछ आयोग हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद। अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 अभी पहले हमने पढ़ा है। अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में देखा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338B अर्थात 338, 338A, 338B, इस एक अनुच्छेद में 2 और आयोगों को समाहित किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कैसे हुआ? मंडल आयोग की वर्ग सिफारिश के आधार पर। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कैसे छोड़ सकते हैं अगर हमने सारे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय आयोगों को देखा है तो। इस आयोग का गठन 2018 में 102वें संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसमें भी अनुसूचित जाति आयोग की तरह 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, यानी 1, 1, 3। 1992 में इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 1993 में ओबीसी वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से किया गया। वर्तमान अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं। आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए सलाहकारी होती है। परमादेश रिट
ये अनुच्छेद 32 के तहत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिट है जो सार्वजनिक पदों पर विराजमान रहने वाले अधिकारी वर्ग या कर्मचारी वर्ग द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं की जाती है, उस दशा में सुप्रीम कोर्ट उन्हें याद दिलाती, उन्हें होश में लाती है कि आपके कार्य, आपके दायित्व क्या हैं, उनके बारे में जानेंगे। यह केवल सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं, न कि निजी व्यक्ति के। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसका कार्य किसी भी अधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य को याद दिलाकर अनुपालन कराना है। जैसे किसी पीड़ित के विपक्षी पर एफआईआर दर्ज न हो रही हो, किसी का लाइसेंस न बन रहा हो, तो उस दशा में वो पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में परमादेश रिट जारी करता है, जिसके बाद कोर्ट द्वारा संबंधित अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि आप इस पीड़ित की सुनवाई करिए और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कीजिए। यह निजी व्यक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल के विरुद्ध नहीं किया जाता है। ध्यान देंगे इसमें, किसी निजी व्यक्ति यानी कोई प्राइवेट व्यक्ति है जो किसी पद पे नहीं है, किसी संस्था जो व्यक्तिगत क्षेत्रों में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, उसके विरुद्ध यह रिट नहीं लागू होगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं होगा, राज्यपाल के विरुद्ध नहीं होगा, अन्य सभी पदों पर ये रिट लागू होता है। जब कोई अधिकारी अपने दायित्व का पालन न करे, उस दशा में जारी किया जाता है कोर्ट द्वारा। यह अनुच्छेद 32 के तहत होता है। अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद, मूल अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 131 में उल्लेख है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 132 से 134, सलाहकार अधिकार क्षेत्र 143 और समीक्षा अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 137। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर सकते हैं इसको। न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है, वो न्यायिक समीक्षा होती है। इसका कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित करते रहना होता है। यानी न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है, यानी एक थर्ड अंपायर की भूमिका निभाती है, उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। इसका कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखना, विश्वास लोकतंत्र में बनाए रखना, संविधान पर विश्वास बनाए रखना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। रिट का प्रकार, उद्देश्य, उत्प्रेषण रिट जो निचली अदालतों के अवैध आदेश को रद्द करने के लिए उच्च कोर्टों द्वारा, उच्च न्यायालयों द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिट दाखिल किए जाते हैं, उन पे आदेश जो आता है उसे कहते हैं उत्प्रेषण रिट। निषेध, निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना, मतलब प्रोहिबिटेड करना है। अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से विरत होकर कोई कार्य, कोई आदेश सुनाती है, कोई ऑर्डर देती है, उसके ऊपर उच्च न्यायालयों द्वारा, उसके ऊपरी न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगाई जाती है। अधिकार वारंटों, किसी सार्वजनिक पद की वैधता को चुनौती देने के लिए किया जाता है। न्यायाधिकरण और क्षेत्राधिकार, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट केंद्र सरकार के सेवा मामले कब जुड़े? 1985 में। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT, कारपोरेट कानून दिवालियापन विलय 2016 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात NGT, काफ़ी इम्पोर्टेंट है NGT, कई बार परीक्षाओं में देखा गया है इसको, 2010 में आया था ये पर्यावरण संरक्षण और मुआवजा प्रदान करने के लिए है। सशस्त्र बल अधिकरण AFT, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि NGT सैन्य न्याय और सेवा 2007 में जुड़ा। ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय के बारे में आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक सब लोग जानते हैं कि जिले में एक न्यायालय होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट,
लेकिन जिले में एक और न्यायालय होता है जो ग्राम न्यायालय के तहत जाना जाता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का उद्देश्य जमीनी स्तर पर न्याय दिलाना, अर्थात जो सेंट्रलाइज जो जिलों में होता था उसको डिसेंट्रलाइज किया गया और निचली अदालत के रूप में ग्राम न्यायालय का गठन किया गया, जो जहां पर एक आम नागरिक अपनी समस्या, अपने जो उन पे वाद दायर होते हैं, वो उनकी सुनवाई वहां पे होती है ग्राम न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वर्चुअल सुनवाई प्राकृतिक न्याय के अधिकार वैध हैं, अर्थात वर्चुअल सुनवाई जो होते हैं वो प्राकृतिक तरीके के न्याय ही हैं, जैसे कि हम और सुनवाई होती है उसी तरह वर्चुअल सुनवाई भी मान्य है। विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट ने अदालत में लंबित मामलों को कम करने के लिए गठन किया। आगे देखेंगे 52वां संशोधन अधिनियम 1985 ने न्यायिक समीक्षा की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया। 52वां संशोधन अधिनियम जो था 1985 में आया, न्यायिक समीक्षा की जो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति थी उनको रोक दिया गया। 101वां संशोधन, इसने अनुच्छेद 279A डाला और माल और सेवा कर परिषद की स्थापना की। इसने कराधान उद्देश्यों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के बीच अंतर को समाप्त कर दिया। किसने? 101वां संशोधन द्वारा। इस तरह से आज का लेक्चर हमारा थोड़ा छोटा है, और लेकिन आप निश्चिंत रहेंगे कि जितने भी हमने इस लेक्चर में आयोग आपको बताया है, जैसे इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब आप बताएंगे कि क्या इनसे बाहर परीक्षाओं में किसी आयोग की चर्चा होती है? निश्चित रूप से नहीं होती है, क्योंकि जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं संबंधित आयोगों द्वारा वो सारे हमने इसमें समाहित किए हैं, और आप इसको अगर रिवाइज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा और 100% प्रश्नों को आप सही कर पाएंगे। और जैसे जैसे मेरे लेक्चर में कुछ इसको शॉर्ट नोट जब बना रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस इतना आ रहा है कि ये नोट्स वाकई में यूट्यूब पे आपको अभी तक ऐसे नोट्स नहीं देखने को मिले होंगे। लोगों ने टेस्ट सीरीज़ बनाए हैं, टेस्ट पेपर बनाए हैं, लेकिन उन टेस्ट पेपरों को, उन टेस्ट के प्रश्नों को उतनी गहराई नहीं दी है जितना आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आगे अभी आपको पॉलिटी से रिलेटेड कम से कम 5-6 लेक्चर और मिलेंगे, जिससे पाएंगे कि आप, मेरा अनुमान है कि 50 से 60 पेज का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा इसमें, और आप इसे प्रिंट आउट करेंगे तो 50 से 60 पेज का मतलब है कि आप इसे दोनों तरफ कर देंगे तो 25 या 30 पन्नों को कह सकते हैं। अगर पन्ने की बात करें तो इतने, पेज की बात करें इतने, तो बहुत आसानी से आप एक विषय को रिवाइज करेंगे और सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको। इससे अलग हटकर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।